Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the standard reduction potential for an electrode. हमने जो है कैलकुलेशन करना सीखा था कि किस तरीके से हम SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। आज हम बात करेंगे किसी भी सेल के लिए। अगर हमें कोई सेल दे रखा है, सेल कौन सा? गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है ये? गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टेइक सेल या फिर डैनियल सेल। ठीक है, तो इन सेल्स इनका ईएमएफ हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एसआरपी। किसको यूज में लेकर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को यूज में लेकर। और देखिए, जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हैं तो हमेशा हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ही मिलती है। ओके, जो क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ये चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है किसी भी मेटल के लिए या इलेक्ट्रोड के लिए या सेल के लिए। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे सेल बनाया है तो वही हम ले लेते हैं। एक तो मैंने यहाँ जिंक का मेटल डाला और ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे मैं कॉपर ले लेती हूँ और यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ये सॉल्ट ब्रिज है, सभी को पता है सॉल्ट ब्रिज लगाना जरूरी है वरना रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ से आयंस का एक्सचेंज होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक सेल फिक्स किया है। सेल में दो तरीके की रिएक्शन होगी, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, और यहाँ जो मैंने वोल्टमीटर रखा है, पोटेंशियोमीटर रखा है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैंने इस सेल को सेट किया है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने यहाँ पर इनका ईएमएफ निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ठीक है, जब कंसंट्रेशन मैंने दोनों की क्या ली है? 1m ले रखी है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? देखिए एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैथोड किसका होगा? और रिडक्शन कॉपर का। तो कॉपर क्या करती है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और कॉपर 2+ क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कॉपर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कैथोड पर क्या होगी? रिएक्शन होगी। इट मींस एनोड तो किसका वर्क करेगा? जिंक किसका वर्क करेगा? एनोड का। और कॉपर किसका काम करेगा? कैथोड का वर्क करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो सेल का ईएमएफ, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए हम ई सेल भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है? कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। ओके, अब आप देखिए कैथोड किसका? स्टैंडर्ड कंडीशन वाले ही होंगे। तो कैथोड क्या है? कैथोड किसका है? कॉपर का। तो कॉपर का एसआरपी लेंगे अपन। कॉपर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके से। ओके, और माइनस एनोड किसका है? जिंक का। तो जिंक को हम कैसे कर सकते हैं? Zn+2 सीधी लाइन करनी है, स्लैश लगाना और ये इस तरीके से। ई कॉपर का हमने E0 जो था कॉपर के लिए हमने कैलकुलेट करा था, कितना आया था? 0.34, इतना ही आया था ना। और जिंक के लिए कितना आया था? -0.76, इतना कैलकुलेट करा था हमने हमारी कल जो वीडियो था उसमें। तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लिया हमने, रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया, और एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हमने यहाँ लिख लिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है 1.1। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाता है? 0.34 प्लस 0.76। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.1 वोल्ट। कितना आता है आंसर? 1.1 वोल्ट। इट मींस जब हम जिंक और कॉपर के सेट करके अगर डैनियल सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में उस सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना आता है हमारे पास में? 1.1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में।
क्योंकि हमारे पास में स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल गिवन होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होते हैं, हमें उनको इस फॉर्मूला में पुट करना है। हमें बात करनी है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी है और जो सेल सेटअप किया है, तो सेल का जिस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वैसे ही हमें सेल इक्वेशन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? सेल इक्वेशन। तो देखिए हम सेल इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे इस वाले सेल के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सेल बनाया है और इस सेल के लिए मुझे सेल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो सेल इक्वेशन हमें सीखनी होगी, क्योंकि हमें जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो सेल इक्वेशन ही गिवन होती है, हमें सेल डायग्राम कोई बना के नहीं देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है जिंक जो है वो एनोड का काम कर रहा है और कॉपर कैथोड का काम कर रही है। तो जब भी हम सेल इक्वेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम एनोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले एनोड, और बाद में हम किसको लिखते हैं? कैथोड को। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें बताना है जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Zn किस में कन्वर्ट हुआ? Zn+2 में। इस तरीके से ये हमने इलेक्ट्रोड लगाया। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं और इलेक्ट्रोड किसके टच में है? जिंक आयन के टच में है। देखिए इलेक्ट्रोड किसके टच में है? जिंक आयन के टच में है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा, इसका इलेक्ट्रोड है सॉलिड स्टेट में, इसलिए मैं S बना दूंगी। फिर हमने कहा ये जो मैंने सिंगल स्लैश लगाया है एकदम सीधा स्ट्रेट, इसके मतलब है कि ये किसके कांटेक्ट में है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है Zn+2 आयंस के। देखिए ये इलेक्ट्रोड डायरेक्ट किसके टच में है? जिंक आयन के टच में है, इसलिए मैंने Zn+2 को सिंगल एक लाइन से क्या किया है? इन दोनों को टच में दिखाया है। और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगी? एक्वस सॉल्यूशन, AQ ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे इसकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो कंसंट्रेशन भी हम लिख सकते हैं, लिखी हुई हमें आती है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बना दिया एनोड। क्या बना दिया मैंने? एनोड। अब इसी तरीके से मैं कैथोड बनाऊंगी। कैथोड को हम इस साइड लिखते हैं। तो देखिए हमें पता है कैथोड में क्या हुआ है? कॉपर 2+ का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? सबसे पहले हम कॉपर 2+ लिखेंगे, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में है और इसकी कंसंट्रेशन 1m है, ठीक है। अब कॉपर +2 का किस में कन्वर्जन हुआ है? कॉपर में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। और कॉपर क्या है? सॉलिड। देखिए यहाँ पर क्या है? कॉपर 2+ है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जाते हैं, करंट इधर से इधर फ्लो होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं वो कौन ले लेता है? कॉपर आयन ले लेता है और रिड्यूस होकर कॉपर, इस पर जो कॉपर रॉड है उस पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में रिड्यूस हो गए। तो सिंगल लाइन से मैंने क्यों डिक्टेट करा है? क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। अब देखिए ये मैंने एनोड बनाया, ये मैंने कैथोड बनाया। अब ये दोनों एक दूसरे से टच में है, बट इनडायरेक्टली टच में है बिकॉज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो जब कैथोड और एनोड इनडायरेक्टली टच में है तो उनको हमें डबल स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से क्या करना है? शो करना है। ओके, तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट क्या हो गई है? सेल इक्वेशन हो गई है। किसकी? इस वाले सेल की। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एनोड। फिर एनोड किसके टच में है? उसी के मेटल आयंस के टच में है, जिसकी कंसंट्रेशन और उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो यहाँ पे लिखी हुई होती है। फिर हम कैथोड बनाएंगे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कॉपर 2+, उसकी लिक्विड स्टेट मैंने बता दी, यहाँ पर कंसंट्रेशन मैंने यहाँ शो कर दी, और वो क्योंकि इसके डायरेक्टली टच में है कॉपर इलेक्ट्रोड के, इसलिए मैंने सिंगल हैश से इसको सिंगल जो लाइन है स्ट्रेट उससे इसको अलग करके शो कर दिया। अब कैथोड और एनोड एंड कैथोड इनडायरेक्टली टच में है सॉल्ट ब्रिज से, तो मैंने इस तरीके से लाइन जो है ड्रॉ करी है सॉल्ट ब्रिज बताने के लिए, यानी इनडायरेक्टली टच बताने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? सेल इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए एक सेल इक्वेशन और लिखते हैं हम। प्लेटिनम किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। प्लेटिनम का हमने एनोड लिया है, और एनोड प्लेटिनम का जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड में SHE में लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में लेते हैं, तो देखिए वहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा? क्योंकि हमने उसको एनोड बनाया है। ओके, तो एनोड
ऑक्सीडेशन किस में होगा, हाफ H2O लिख सकते हैं हम, और क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है तो ये भी किसके टच में होती है, H+ आयंस के, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी। ओके, देखिए प्लेटिनम के टच में कौन है, डायरेक्ट टच में, इसलिए सिंगल लाइन बनाई है मैंने, हाइड्रोजन गैस जो है, ये दोनों जो है वो किसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है, H+ आयंस के कांटेक्ट में है। फिर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि हमारा एनोड कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के इधर मान लीजिए मैंने कॉपर जोड़ा है, तो कॉपर, या चलिए मैंने जिंक जोड़ा है, तो जिंक का क्या होगा, हम क्या करवाएंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जब हम हाइड्रोजन लेंगे तो हमें मेटल का कैथोड बनाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड का पर क्या होता है, रिडक्शन। तो जिंक जो होता है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन, फिर Zn मेटल, जिंक मेटल के डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। तो इस तरीके से, और ये कैसा है, सॉलिड, तो इस तरीके से मैंने किसका जो सेल इक्वेशन लिखी है वो किसकी लिखी है, यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया, यहाँ पे मैंने ZnSO4 ले लिया, और यहाँ पे मैंने एनोड किसका बनाया है, आपकी बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, किसका बनाया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ओके, यहाँ पे H+ आयन है, ये प्लेटिनम, ये H2। तो इस सेल की ये सेल इक्वेशन है। सबसे पहले प्लेटिनम कांटेक्ट में हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मैंने एनोड बनाया है, तो ये H+ की कांटेक्ट में है, तो देखिए। ओके, फिर इधर क्या है, कैथोड का ये बना दिया मैंने सेल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम सेल इक्वेशन लिख सकते हैं।